हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियोस में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने का प्रयास किया। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि संविधान क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो ओवरऑल हमने संविधान के बेस को, उसके आधारभूत ढांचे को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझने का अच्छे से प्रयास किया और निश्चित रूप से वहाँ से कई क्वेश्चंस आते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और आज हम संविधान के एक नए वीडियोस, एक नए टॉपिक के साथ लेक्चर शुरू करते हैं। संविधान के भाग। देखिए, संविधान के भाग आपको बताया होगा मैंने पिछले वीडियोस में कि संविधान में जो मूल भागों की संख्या है वो कितनी है, 22 आपके मूल भाग हैं। और संख्या की दृष्टि से वर्तमान में कितने भाग हैं, तो 26 हो जाते हैं। अर्थात आप देखेंगे कि 22 के बाद आपके 4 भाग कैसे हुए होंगे, जुड़े होंगे संविधान में। तो हम वही चर्चा करते हैं, एक एक भाग को लेते हैं। भाग को देखिए ऐसे समझिएगा कि जैसे कोई एक भाग है, उस भाग का कोई एक निश्चित टॉपिक होगा। अब देखिएगा, जब उदाहरण देखिएगा कि भाग एक में किसका वर्णन है, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का। और आर्टिकल कौन से हो गए आपके 1 से लेकर 4 तक। मैंने पहले भी बताया था कि भाग आपकी यूनिट या इकाई की तरह है कि एक यूनिट में कोई टॉपिक से रिलेटेड यूनिट हो सकती है और उस यूनिट में जो है आपके 3, 4, 5 चैप्टर होते हैं। वैसे ही समझिएगा कि जो संविधान की किताब है, जो संविधान की पुस्तक है, उसमें भाग हैं। उन भागों के अंतर्गत कुछ प्रावधान या कुछ विषय हैं। पर्टिकुलर एक भाग के अंतर्गत एक विषय होगा या एक प्रावधान होगा और पर्टिकुलर उस भाग के से रिलेटेड क्या होंगे, कुछ आर्टिकल होंगे। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट सवाल आएगा कि भाग 2 किससे संबंधित है, भाग 3 किससे संबंधित है। तो आपको याद भी करना है और थोड़ा मैं आपको पढ़ाने के क्रम में समझाते हुए चीजें को आगे लेके चलता हूँ। और आपको याद रखना है क्या, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कुल भाग हमको कितने पढ़ने हैं, 26 भाग पढ़ने हैं। ठीक है, 22 भाग आपके मूल संविधान में थे और संशोधन द्वारा 4 भाग जोड़े गए। तो वो हम देखते देखते हमको कहां तक पढ़ना है, 26 तक। ठीक है, देखिए जैसे आपका पहला ही भाग है, कौन सा, भाग नंबर 1। और इस भाग 1 में वर्णन किसका है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब संघ और उसका राज्य क्षेत्र से क्या मतलब है कि भारत एक संघ है तो पूरे भारत का वर्णन होगा और भारत और उसका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र का मतलब जो उसमें भारत में जितने राज्य हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में कुल राज्यों की संख्या आज कितनी है, कुल संघ राज्य कितने हैं आपके और कुल राज्य कितने हैं। याद क्या रखना है आपको पॉइंट याद रखना है, जम्मू कश्मीर वाला और दमन-दीप और दादरा नगर हवेली वाला कि कौन क्या विलय वगैरह होता है। तो आप फाइनली कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे हमको कि कितने भारत में कुल राज्य कितने हैं और कुल संघ राज्यों की संख्या कितनी है। देखिए जैसे आपका आर्टिकल 1 से लेके भाग 1 में वर्णन कहां से, 1 से लेके 4 तक। जैसे आपका आर्टिकल 1 ही कहता है, जब आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपका अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 संविधान के हिसाब से देश के नाम सिर्फ 2 हैं, एक भारत और इंडिया। उसी में कहा गया है आर्टिकल नंबर 1 में कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो देखिए आर्टिकल 1 है, तो 1 से लेकर 4 तक भारत और राज्यों का वर्णन होगा। 1 में ये बात कही गई कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो 2 में क्या होगा, राज्यों का निर्माण कैसे होगा, 2 या 3 राज्यों का विलय कैसे हो सकता है। ठीक है, तो वगैरह वगैरह। अभी हम आर्टिकल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, भाग। क्योंकि आपके डायरेक्ट सवाल भाग से एक सवाल जरूर आता है, सीधे सवाल आएगा कि 4 का किससे संबंधित है, भाग 3 का किससे संबंधित है। ठीक है, तो आपका हो गया भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। कौन कौन से अनुच्छेद इसमें, 1 से लेकर 4। ठीक है, चलिए दूसरे भाग पे आते हैं कि भाग 2 किससे संबंधित है। तो भाग 2 में जो प्रावधान किया गया है वो किसका है, नागरिकता से रिलेटेड है। नागरिकता किस देश से ली गई है, मैंने आपको बताया होगा कि भारतीय नागरिकता का जो स्वरूप है वो किससे लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, अब देखिए भाग 2, अब देखिए भाग 1 कहां से समाप्त हुआ था, 1 से लेकर 4, मतलब भाग 1 में वर्णन कौन कौन से आर्टिकल थे, 1, 2, 3, 4। तो भाग 2 कहां से शुरू हो जाएगा, 5 से लेकर। तो भाग 2 में वर्णन किसका है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान है इसमें। और ये कहां से कहां तक प्रावधान है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। अर्थात 5 से लेके 11 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आपके जो आर्टिकल है इनमें वर्णन किसका होगा, नागरिकता का। कैसे नागरिकता मिलेगी, नागरिकता के क्या क्या प्रावधान।
अब मान लीजिए सपोज करिएगा, देखिए एक तो तरीका होता है पढ़ने का कि आपको भाग बता दिए जाएं, भागों का क्रम बता दिया जाए कि भाग 1 में क्या है संग्राहक या भाग 2 में नागरिकता, ये बता दिया जाए। लेकिन उससे और थोड़ा सा अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि भाग के साथ हमने क्या लिखे, प्रावधान या विषय लिखे, और उनके साथ क्या लिखे, उनके आर्टिकल। जैसे देखिए मान लीजिए आपसे पूछा जाए क्या कि आर्टिकल 9 किससे संबंधित है। मान लीजिए आपको पता नहीं कि आर्टिकल 9 किससे, आपने अनुच्छेद पढ़े ही नहीं है। सपोज करिए कि आपको आर्टिकल का ज्ञान नहीं है और आपसे सवाल पूछा जाए कि आर्टिकल 9 किससे संबंधित है, तो आपने यदि आर्टिकल याद नहीं, लेकिन आपको भाग याद है कि भाग 2 में सर ने बताया था कि भाग 2 में नागरिकता से संबंधित वर्णन है, और नागरिकता में सर ने बताया था कि 5 से लेकर कहां तक है नागरिकता का प्रावधान 11 तक। तो आप अब बिना पढ़े भी बता सकते हैं कि भाग 9 किससे संबंधित होगा, नागरिकता से संबंधित होगा, भाग 6 किससे संबंधित होगा, नागरिकता से संबंधित होगा। ठीक है, तो ये अच्छा तरीका हो सकता है। चलिए अगले भाग की तरफ चलते हैं कि भाग नंबर 3, और भाग 3 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित। फंडामेंटल जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रदान करता है वो किस भाग में प्रदान किए गए हैं, भाग 3 मौलिक अधिकार। अब देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किन किन अनुच्छेदों में देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि आपका भाग 2 समाप्त हुआ 11 पे, 11 आर्टिकल पे। तो 11 के बाद क्या आता है, 12 आता है। तो ऐसे देखेंगे मूल अधिकार कहां से कहां तक जाते हैं, 12 से लेके 35 तक, अर्थात आर्टिकल 12 से आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन प्रारंभ होगा और कहां तक जाएंगे, 3। कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। वर्तमान कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार। बाद में पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। जैसे कई एग्जामों में ये सवाल पूछा गया कि भाग 3 किससे संबंधित है, क्यों, चूंकि मौलिक अधिकार बड़े महत्वपूर्ण है नागरिकों के लिए, तो ये सवाल अक्सर पूछ लेते हैं कि भाग 3 किससे संबंधित है। तो आप बताएंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, अमेरिका से। चलिए अगले भाग पे आते हैं कि भाग नंबर 4। भाग 4 में किसका वर्णन है, नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। अब देखिएगा आपने मौलिक अधिकार कहां से पढ़े, 12 से लेके 35 तक। 35 के बाद क्या आता है, 36। तो 36 से लेके 51 तक, अर्थात 36, 37, 38 आपके 51 तक क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और किस भाग के अंतर्गत वर्णन है, तो भाग 4 के। नीति निर्देशक तत्व मैंने आपको बताए होंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात राज्य के लिए क्या है, निर्देश हैं। किसकी तरफ से, संविधान ने कुछ निर्देश दिए हैं कि राज्य को नागरिकों के लिए कौन कौन सी नीतियां बनानी है। तो नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके आपके कहां तक जाते हैं, 51। चलिए अब देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि संविधान में मूल भाग तो 22 हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से कितने हैं, 26, अर्थात 4 भाग कैसे होंगे, आपके जुड़े होंगे। तो आप देखिएगा 4 का, अर्थात ये 4 का जो मैंने लिखा हुआ ये मूल भाग नहीं है। इसको क्या हुआ, संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया होगा, जोड़ा गया होगा। अब संविधान में कोई चीज जोड़नी है, कोई चीज घटानी है, कुछ संशोधन, उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो आपका 4 के बाद 4 का भाग आता है, और ये भाग संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किससे रिलेटेड है, आप देख रहे हैं कि 4 का किससे रिलेटेड है, मौलिक कर्तव्यों से, फंडामेंटल आपकी जो ड्यूटीज हैं। ठीक है, अब देखिएगा 51 पे आपकी नीति निर्देशक तत्व समाप्त हुए। तो अगला आप पॉइंट देखेंगे 51 का, चूंकि मूल भाग नहीं है तो मूल आर्टिकल भी नहीं होगा। समझ रहे, जब मूल भाग नहीं है तो मूल अनुच्छेद भी नहीं है। संविधान सभा ने, देखिए संविधान का पहली बार क्या हुआ, भाग से रिलेटेड इसमें संशोधन आपको देखने को मिलता है। अब आप देखेंगे 4 का मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल कौन सा, 51 का। मूल भाग आपका नहीं, तो जाहिर सी बात है संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा होगा। तो सवाल आता है किस संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का या मौलिक कर्तव्य या आर्टिकल 51 का जोड़ा गया। ध्यान रखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, या किस संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया, या किस संविधान संशोधन द्वारा 51 का जोड़ा गया। अब देखिए आपके मौलिक कर्तव्य हैं, तो जाहिर सी बात है कि चूंकि मूल भाग नहीं, इसलिए संविधान सभा ने इनका प्रावधान, संविधान सभा के सदस्यों ने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान में नहीं किया। तो संविधान संशोधन होता है कौन सा, ये महत्वपूर्ण सवाल, 42वां संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और एक समिति बनाई गई, कौन सी, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति।
स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह अध्यक्ष थे उस समिति के, और उस एक समिति की स्थापना करी गई। तो स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश करी कि संविधान में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। यदि देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए तो उनकी कुछ मौलिक कर्तव्य भी डिसाइड होने चाहिए। तो स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन पर, अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 हो रहा है, और इसमें कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10। ठीक है, याद रखिए कुल मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 1976 में। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए या किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो याद रखना है स्वर्ण सिंह समिति थी, और मौलिक आपका संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके द्वारा 4 का जोड़ा गया। दूसरा सवाल मौलिक कर्तव्यों से लेके हो सकता है कि जो इस समिति की सिफारिश पर 76 में जो संशोधन जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो कितने थे? 10। लेकिन वर्तमान में कभी पूछता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य आपके 11। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने? 11। अब ये जाहिर सी बात है कि 10 जुड़े थे 76, तो 11वां अब 11 हो गए, तो 11वां भी क्या होगा? जुड़ा होगा। अब जुड़ा होगा तो फिर से कोई नया संविधान संशोधन हुआ होगा। तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन हो रहा है सन 2002 में, और उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। आप जब 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है? 11वां। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसमें एक प्रावधान किया गया कि अभिभावक 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बालकों को अनिवार्य रूप से कहाँ भेजें? विद्यालय भेजें। क्यों? ठीक है, चलो डिटेल से जब मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो देखेंगे। अगला भाग देखेंगे, भाग नंबर 5। भाग 5 में किसका वर्णन है? संघ का वर्णन है। ठीक है, संघ का मतलब आप किससे समझेंगे? केंद्र से समझेंगे। अब देखिएगा संघ से का वर्णन है, तो अभी आपका कौन सा आर्टिकल समाप्त हुआ था? 51 का मौलिक कर्तव्य वाला। तो 51 के बाद क्या आता है? 52। तो 52 से लेके 151 तक, 52 से लगभग 100 आर्टिकल, 100 के करीब आर्टिकल आपको देखने को 101 देखने को मिलते हैं संघ से रिलेटेड। तो भाग 5 डायरेक्ट सवाल आएगा, भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है। आर्टिकल 52 से लेके 151। जैसे 52वां आर्टिकल देखेंगे, 52 से शुरू हो संघ की शुरुआत होगी, तो 52वां आर्टिकल ही कहता है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, एक राष्ट्रपति का प्रावधान होगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? 52 आपका कहता है। तो आपको 52 से लेके 151 तक संघ, अर्थात यहाँ आपको राष्ट्रपति देखने को मिलेगा, प्रधानमंत्री, संसद देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, या जो केंद्रीय विधानमंडल है, तो तमाम चीजें आपको कुल मिला के 52 से लेके 151 तक संघ का वर्णन है। अब देखिए, मान लीजिए सवाल आ जाता है, एक क्वेश्चन देखिएगा, सवाल आता है निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री से संबंधित, गौर करिएगा इस सवाल पर कि निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है या मुख्यमंत्री का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। अब ऑप्शन रहता है 52, 100, 151। ठीक है, और एक इन 52 से 151 के बाहर का तो आपने भले ही नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैं कह रहा था कि इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब देखिए, तीन ऑप्शन हो गए आपके, 52 हो गया, कोई भी 52 से लेके 151 तक के 3 ऑप्शन। एक ऑप्शन क्या होगा कि इन 3 से बाहर होगा, 151, 52 और 151 के बाहर। तो आपको पता है कि सर ने बताया कि भाग 5 में किसका वर्णन है? संघ का वर्णन है। तो 52 से लेके 151 तक के कोई 3 आर्टिकल दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन 3 में तो मुख्यमंत्री का वर्णन नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का वर्णन कहाँ होगा? राज्य के अंतर्गत होगा। तो जो चौथा ऑप्शन होगा इन 3 के बाहर का, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, जैसे 164 हो, ठीक है, तो 164 क्या कहता है कि राज्य में एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। ठीक है, चलिए बाद पढ़ते हैं। अगला भाग देखेंगे कि भाग नंबर 6। भाग 6 किससे? देखिए, यहाँ संघ की बात हो रही थी, संघ की बात किसकी? वर्णन राज्यों की। तो भाग 6 बड़ा आसान है, कोई बहुत टिपिकल नहीं है, आपने पढ़े होंगे पहले भी, और जिन बच्चों ने ना उनको याद हो ना पढ़े हो तो आप देखिएगा, आपको निश्चित रूप से एक दो सवाल कहीं से भी आपको देखने को बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। निश्चित रूप से एक सवाल, जैसे मैंने बताया था कि स्रोत से सवाल आएगा, समितियों से सवाल आएगा, वैसे ये भी टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। भाग से भी सवाल डायरेक्ट आते हैं कि भाग 2 किससे संबंधित है, भाग 3 किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए भाग 6 में किसका वर्णन है? राज्य का वर्णन है। और देखिएगा 151 तक आपका संघीय व्यवस्था का प्रावधान था, तो 152 से कहां से? 152 से लेकर 237 तक आपको देखने को मिलता है राज्य संबंध।
अर्थात यहाँ राज्य का वर्णन होगा, राज्यपाल का वर्णन होगा, मुख्यमंत्री का वर्णन होगा, राज्य के हाईकोर्ट्स का वर्णन होगा। तो राज्य का जो भी प्रशासनिक संवैधानिक तंत्र है उसका वर्णन आपको भाग 6 में देखने को मिलता है। इसीलिए भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। ठीक है, वैसे संविधान राज्यों का नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक बार सवाल बना कि किस भाग को राज्यों का संविधान कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि भाग 6 में किसका वर्णन है, राज्य का वर्णन है, तो भाग 6 को ही राज्यों का संविधान कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला भाग देखते हैं 7वां। आप देखिए 7वां मैंने खाली छोड़ दिया, तो 7वां भाग आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो 7वां भाग है उसमें प्रथम अनुसूची में कुछ राज्यों का वर्णन था, कुछ राज्यों का प्रावधान इसके अंतर्गत था, जिसे 7वें संविधान संशोधन हो रहा है 1956 में। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इस अनुसूची भाग 7 के जो कुछ अनुसूची में प्रथम अनुसूची में जो वर्णित राज्य थे उनको समाप्त कर दिया गया। तो आप मान सकते हैं कि भाग 7 क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला भाग देखते हैं, ये महत्वपूर्ण आपके लिए, संघ राज्य क्षेत्र। भाग नंबर 8 में का प्रावधान या विषय क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। अर्थात आप यूटीआई देखते हैं, यूनियन टेरिटरी, जैसे आपका दिल्ली है, चंडीगढ़, तो आपके जो संघ से शासित राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र, इनका वर्णन है भाग 8 में। क्योंकि आपने 6 में क्या 5 में क्या पढ़ा था, संघ, 6 में क्या पढ़ा है, राज्य, तो 7वां हटा दिया गया, 8वें में किसका वर्णन होगा, या ऐसी बात है संघ राज्य क्षेत्र का। आर्टिकल कौन सा होगा, 239 से लेकर 242 तक। ठीक है, तो संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भारत में कुल संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, अगले भाग पे आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भाग, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्यों के बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग जहां से सवाल आता है 9 और 9 का। ठीक है, देखिए भाग 9 किससे संबंधित है, भाग 9 में प्रावधान है किसका, पंचायतों का। पंचायत लिखा है आपका, तो भाग 9 में जो विषय है वो पंचायत से संबंधित इसमें वर्णन है कि पंचायतों का क्या क्या प्रावधान होंगे। तो इससे आर्टिकल है कौन सा, 243। ठीक है, पंचायतों से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, 243। इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। जैसे सवाल आता है भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायतों। पंचायतों को कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत में पंचायतें वो कितने स्तरीय है, 3 स्तरीय। ठीक है, पंचायत, एक आपकी सबसे जो निचली पंचायत होती है कौन सी होती है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। मध्यवर्ती सबसे निचली ग्राम पंचायत, बीच वाली मध्यवर्ती स्तर की पंचायत क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक वाली, और सबसे जो बड़ी पंचायत मानी जाती है वो कौन सी है, जिला पंचायत। तो भारत में पंचायती व्यवस्था जो है 3 स्तरीय है। बलवंत राय मेहता एक समिति बनी थी, उसने सिफारिश करी थी कि पंचायतें 3 स्तरीय हों। देखो पंचायत एक बड़ा कॉन्सेप्ट हम अलग से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचायत वाला। पंचायत का उद्देश्य क्या है, स्थानीय, इसको पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन भी बोला जाता है, कि जो प्रशासन या शक्ति केंद्र में है उसको कहाँ तक ले जाना है, स्थानीय स्वशासन, लोकल स्तर तक। अर्थात विकेंद्रीकरण करना है शक्ति का, या लोकतंत्र का क्या है, केंद्रीकरण से क्या करना, विकेंद्रीकरण। निचले स्तर तक जो पंचायतें उनको शक्तिशाली बनाना है, या निचले स्तर तक प्रशासन को पहुंचाना है। ठीक है, स्थानीय, आप देखते हैं कि पंचायतों में स्थानीय स्तर पर व्यक्ति चुन के आते हैं और वो क्षेत्र का स्थानीय स्तर पर क्या करते हैं, विकास करते हैं, इसलिए बोला जाता है स्थानीय स्वशासन। तो ये पंचायतों का भाग कौन सा है, 9। हम अलग से डिस्कस करेंगे, पंचायतें अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। 243 पूछा जाता है पंचायतों को संवैधानिक, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, या पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने वाला अनुच्छेद कौन सा है, तो हमेशा याद रखेंगे 243 243। अब देखिएगा पंचायतों का वर्णन कहाँ, 3 स्तर की पंचायत हो गई। 243 का ये ए से समझ सकते हैं, 243 से कहाँ से लेके आप कहाँ तक, हड़ा तक, किसका वर्णन होगा, हड़ा तक पंचायतों का। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने वाला अनुच्छेद कौन सा है, भूलना नहीं है आपको, 243। भाग कौन सा है, 9। ठीक है, चलो अगले भाग पे देखते हैं 9 का। अभी देखिए थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके जो है मूल भाग 22 है, अब कितने 26 है। ठीक है, अब ये 26 वाले में भी एक कंफ्यूजन रहती है, कुछ एग्जामों में 26 ऑप्शन ही नहीं रहता, कितना हो जाता है 25। तो हम चर्चा करेंगे इस पर कि 25 कैसे हो गए और 26 कैसे हैं। अभी देखते हैं कि भाग 9 का, अर्थात किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया होगा। 9 का, ये 9 है तो मूल भाग है, मूल भाग में पंचायतों का वर्णन था, लेकिन 9 का अर्थात संविधान संशोधन हुआ होगा तभी ये जुड़ा होगा।
तो आपने एक भाग देख लिया था अभी कि आपका 4 का जुड़ा। अब अगला देखेंगे कौन सा जुड़ा, आपको 4 ही जुड़े हैं तो वो 4 देखते हैं। आप 4 का पढ़ चुके हैं, आप कौन सा पढ़ रहे हैं, 9 का। तो 9 का में या 9A में किसका प्रावधान है, नगर पालिकाओं का। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि शहरी पंचायत का, ये पंचायत तो पहले ही से प्रावधानित थी, लेकिन शहरी पंचायतों का भी प्रावधान किया गया 9 का के तहत, जिसमें आपको नगर पालिका लिखिए 9 का के संबंधित नगर पालिका। अब ऐसे समझिएगा, शहरी पंचायतें भी 3 भागों में 3 स्तरीय हैं। सबसे जो निचली शहरी पंचायत है कौन सी, नगर पंचायत, ठीक है। नगर पंचायत के बाद नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है। नगर पंचायत जो छोटे कस्बे हैं, जहाँ थोड़ा सा नगर समूह है, शहरी जनसंख्या है छोटे स्तर पर, तो वो नगर पंचायत होती है। जब और बड़ा कोई शहर हो जाए, कोई ब्लॉक तहसील टाइप का, जैसे पहले आप देखते हैं कि कोई तहसील है, जिले में कोई तहसील है, छोटे जिले हैं, वो वहाँ नगर पालिका होती है। और जिला जब बड़ा हो जाता है, बड़े स्तर पर, वहाँ पर उसकी शहरी आबादी बढ़ जाती है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है। उस क्षेत्रफल में रहने वाली शहर की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, तो उसको नगर निगम हो जाती है। तो ये 9 का संबंधित है, आप ऐसे समझिएगा, सबसे निचला स्तर नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, 3 भागों में। या निचला या बीच का स्तर नहीं कह सकते, इसमें शहर की जनसंख्या के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा कोई नगरीय समूह नगर पंचायत होगा या नगर पालिका होगा या नगर निगम होगा, ठीक। आर्टिकल देखेंगे वही पंचायत वाला वही चलेगा, 243 था, 243, ठीक है। आर्टिकल बस ये चेंज हो जाती है कि 243 से लेकर ये कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा, ठीक है। मूल जो संविधान में आर्टिकल है पंचायत वाला, वो कौन सा है, 243। अब उसमें कई पॉइंटों में उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। अब अगला देखेंगे हम भाग कौन सा, 9 का हो गया आपका, उसके बाद 9 का। तो ये भी जाहिर सी बात है किसी न किसी संविधान। अच्छा देखिए, यहाँ एक पॉइंट रह गया कि 9 का यदि जोड़ा गया है तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 का को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन कब हो रहा है, 1992-93 में, ठीक है। 74वां संशोधन 1992-93 में हो रहा है। ऐसे समझिएगा कि 74वां संविधान संशोधन 1992 में होता है और लागू कब से होता है, 93 से। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक तो 9 का जोड़ा गया और एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी, आपकी 12वीं अनुसूची। हम जब अनुसूचियां पढ़ेंगे तो देखेंगे। अगला भाग देखेंगे 9 का जोड़ा गया होगा, तो याद रखेंगे इस संशोधन द्वारा जोड़ा गया 97 2011 में 97 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ, उसके द्वारा 9 ख जोड़ा गया या 9B जोड़ा गया, और जिसमें वर्णन किसका, सहकारी समितियों का। किसका वर्णन है, सहकारी समितियों का। आर्टिकल वही रहेगा 243। ये सहकारी समितियां लोकल स्तर पर एक कमेटी बनाई जाती है जो क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करती है। उनको जैसे किसानों को खाद मुहैया करवाना, ठीक है, बीज मुहैया करवाना, या किसी कृषि के विकास के लिए लोन ऋण मुहैया करवाती है, ठीक है। तो ये भी कुल मिला के इसी कैटेगरी में आती है पंचायतों। भाग 10 देखते हैं किससे संबंधित है, ST SC क्षेत्र, अनुसूचित ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 10 में याद रखिएगा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित इसमें प्रावधान है। भाग 10 में आर्टिकल कौन सा है, 244 और 244 का, ठीक है। 2 आर्टिकल हैं जो ST SC क्षेत्र से रिलेटेड है। भाग कौन सा है, 10। अच्छा देखिए, एक सवाल आता है कि किसी क्षेत्र को, भारत के किसी राज्य क्षेत्र को या राज्य में से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को, भारत के किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति निम्नलिखित में से प्राप्त है। मान लीजिए सवाल आता है कि भारत के किसी क्षेत्र को ST SC क्षेत्र, अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है, तो आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति ही किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ठीक है। कभी ऑप्शन आ जाए कि राष्ट्रपति, संसद, ठीक है, लोकसभा, प्रधानमंत्री, तो आपका आंसर रहेगा कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना हो। अगला भाग देखेंगे, भाग नंबर 11, जिसमें वर्णन है संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध। संघ आप समझ सकते हैं, संघ का मतलब केंद्र तथा राज्य। एक केंद्र है, एक संघ है और संघ। अच्छा देखिए, कई राज्य मिलकर एक संघ का, भारत क्या एक संघीय देश है, एक संघ है,
तो इसमें कई राज्य हैं, कई आपके यूटीआईज हैं, प्रॉपर राज्य हैं आपके, जैसे यूपी बिहार हो गए आपके, झारखंड, और कुछ क्या कैसे हैं संघ शासित राज्य। तो ये सब मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। तो वही कह रहा है कि संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध, ये भाग 11 बताता है कि संघ तथा राज्यों के मध्य कैसे संबंध होंगे। ठीक है, कैसे, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध है, दो राज्यों के बीच कैसे आदान प्रदान होगा वस्तुओं का वगैरह वगैरह। विस्तार से हम जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी आपसे याद रखना है 11, अभी हम भाग पढ़ रहे हैं, तो कम से कम आपको भाग से, चूंकि डायरेक्ट सवाल मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए भाग 9 किससे संबंधित है, भाग 10 किससे संबंधित है, भाग 11 किससे संबंधित है। तो भाग 11 किससे संबंधित है, संघ तथा राज्यों के संबंध। आर्टिकल देखेंगे 244 समाप्त हो रहा है, 245 से 263। ठीक है, आर्टिकल 245 कई बार पूछा गया, केंद्र तथा राज्य के मध्य क्या, ये संबंध को डिस्कस करते हैं। 245 से लेकर 263 का वर्णन है भाग 11 में। अगला भाग देखेंगे भाग नंबर 12। ठीक है, बा से 12, बा से देखिए वित्त, संपत्ति, संविदा और बांध। कई चीजें लिख दी, वित्त से संबंधित मामले, संपत्ति से संबंधित मामले, संविदा कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित मामले, कंपनियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, बात कोई केसेस होता है वित्त से, फाइनेंस से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, और इन सब का वर्णन किस भाग में है, 12 में। आर्टिकल देखेंगे 264 से लेकर 300 का। ठीक है, 263 समाप्त हुआ था, तो 264 से लेकर 300 का तक वर्णन है इसका, भाग 12। अब देखिए एक सवाल देखिएगा, जैसे एक सवाल आता है कि भारत का वित्त आयोग का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। तो आप देखेंगे, अच्छा मान लीजिए ये सवाल आ जाए कि वित्त आयोग का वर्णन किस में है, और ऑप्शन में वो 245, 44, 40, और इनके बाद का ऑप्शन हो कोई 264 और 300 के बीच में। जैसे भारत के वित्त आयोग का वर्णन कौन करता है, आर्टिकल नंबर 280 कहता है कि भारत का एक वित्त आयोग होगा। तो आपने 12 याद है, 12 आपको याद है कि 264 से लेकर 300 का तक। तो आप देखेंगे 264 से 300 का के बीच एक आर्टिकल पड़ता है 280। इसी 280 देखिए बात हो रही है किसके बारे में, वित्त की संबंधित बात हो रही है। तो वही वित्त से संबंधित एक आयोग बना, कौन सा, वित्त आयोग। कौन सा आर्टिकल बताता है, 280, भूलना नहीं है 280 को। ठीक है, जैसे कि 300 का लास्ट वाला, इसमें क्या लिखा है, वित्त, संपत्ति, संविदा। तो 300 का भी क्या कहता है, आर्टिकल 300 का क्या कहता है, 300 है संपत्ति का अधिकार। आपका संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, मौलिक अधिकार था। ठीक है, आपकी संपत्ति को कोई चाहे, देखिए आपके मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता, आपको पता है। तो एक प्रोसीजर किया गया कि संपत्ति यदि आपकी मूल अधिकार होती और राज्य को आपकी संपत्ति की आवश्यकता होती, ठीक है, तो आपकी संपत्ति राज्य या सरकार किसी कीमत पर नहीं ले सकती थी। ठीक है, चूंकि आपके मौलिक अधिकार कैसे हैं, आपको जो मौलिक अधिकार है संविधान ने दिए हैं, और आपके मौलिक अधिकारों या संविधान का रक्षक कौन है, न्यायपालिका। तो आपकी संपत्ति को कोई अधिग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन आजकल आप क्या देखते हैं कि आपकी हवेली हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, आपकी जमीन हो, सरकार को यदि ट्रेन गुजारनी है, पटरी बिछानी है ट्रेन के लिए, कोई हाईवेज गुजारना है, फ्लाईओवर बनाना है, तो आपने देखा होगा किसानों की जमीनों का क्या होता है, अधिग्रहण होता है। तो यदि संपत्ति मूल अधिकार होता तो आपकी संपत्ति राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर नहीं ले सकती थी। तो इसीलिए संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या किया गया, समाप्त किया गया, और उसको एक सामान्य अधिकार या सामान्य विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया, संपत्ति का अधिकार। ये देखिए 300 का, ए या 300 का किससे रिलेटेड है, संपत्ति के अधिकार से। तो देखिए अब आपका संपत्ति का राइट जो है वो एक नॉर्मल राइट है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो राज्य आवश्यकता पड़ने पर आपकी संपत्ति, आपकी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। बदले में बस उसको आपका क्या करना पड़ेगा, जो उसकी सरकारी कीमत होगी, जो उसकी जमीन की वो वैल्यू होगी, वो आपको उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा, लेकिन कर सकता है। लेकिन यदि मौलिक अधिकार होता संपत्ति का अधिकार, तो आप मना करते कि मैं अपनी संपत्ति नहीं देने वाला, तो आपसे राज्य संपत्ति नहीं ले सकता था। अभी राज्य को यदि कुछ बनाना है और उसको आपकी संपत्ति की आवश्यकता है, जमीन की, घर की, मकान की, किसी भी चीज की, तो आप उससे मना नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं देंगे तो कानूनी प्रोसीजर के द्वारा ली जाएगी, आपको बदले में उसकी कीमत मुहैया करवाई जाएगी। खैर बाद में चर्चा करेंगे।
तो आपने देखे कि 12 किससे संबंधित है? वित्त, संपत्ति, संविदा और भाग। अब तक हमने भाग 12 के बारे में पढ़ा, 12 तक पढ़े। अब हम 13वां भाग देखते हैं कि 13 में क्या है। तो 13 में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, आप देखते हैं कि कहीं किसी राज्य में किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी दूसरे राज्य में किसी और चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। अब मारुति की कंपनी, मारुति कारें कहीं और बन रही हैं, आप देख रहे हैं सेब का उत्पादन कहीं और हो रहा है, प्याज का उत्पादन कहीं और हो रहा है। तो भारत के जो राज्य हैं आपस में किसी ने, अब कहीं चांदी ज्यादा मिलती है, कहीं सोना ज्यादा मिलता है, तो तमाम जो प्रोडक्ट हैं, तो आप ऐसे समझिएगा कि उन राज्यों के भीतर या उन राज्यों के बीच आपस में व्यापार, वाणिज्य और समागम कैसे होगा। व्यापार कैसे होगा दो राज्यों के बीच, वाणिज्य से रिलेटेड कैसे संबंध होंगे, समागम का मतलब एक राज्य से आप दूसरे राज्य में जाएंगे, चाहे व्यापारिक उद्देश्य से या किसी और उद्देश्य। तो इन सब का प्रावधान भाग 13 में किया गया है, व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, एक राज्य भारत के भीतर। ठीक है, आर्टिकल देखेंगे। अभी आपने 300 का तक पढ़ा था, संपत्ति का अधिकार देखा था। अब देखेंगे 300 के बाद क्या आता है, 301। तो 301 से लेकर 307 तक का वर्णन किसका होगा, इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अगला भाग देखेंगे 14। महत्वपूर्ण है भाग 13, इतना महत्वपूर्ण नहीं, भाग 14 ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ देखो सवालों के पैटर्न होते हैं कि अक्सर वही भाग पूछे जाते हैं, जैसे 14 है, 9 है, 9 का है। ठीक है, आपका जैसे भाग 3 पूछा जाता है अक्सर, भाग 2 अक्सर पूछ लेते हैं, नागरिकता, और भाग 4 का। ठीक है, तो कुछ आप बाद में बता दूंगा आपको कि कौन कौन से आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 14 देखिएगा, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। आप देखते हैं संघ, केंद्र के अधीन तथा राज्यों के अधीन कौन कौन सी सेवाएं हैं, या सेवाओं में नियुक्ति कैसे होगी, उनमें जाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो इन सब का वर्णन है किसमें, भाग 14 में। ठीक है, आर्टिकल देखेंगे 307 के बाद क्या शुरू होता है, 308। तो 308 से लेकर 323 तक किसका वर्णन है, 14 में। जैसे आप एक आर्टिकल देखेंगे 315। आर्टिकल 315 क्या कहता है कि भारत का क्या होगा, एक लोक सेवा आयोग होगा। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा। ठीक है, आप देखेंगे संघ के अधीन जो सेवाएं होती हैं वो संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी उन परीक्षाओं को संपन्न करवाता है, और अपने राज्यों के अलग राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं जो कि राज्य के अधीन सेवाएं करवाते हैं। ठीक है, एक सवाल अक्सर आता है कि भारत में कुल कितनी सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसी रिलेटेड है, सेवाओं से रिलेटेड, कि भारत में कुल कितनी सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो आप याद रखेंगे 4 सेवाएं कैसी हैं, अखिल भारतीय सेवाएं आपकी हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक 4 नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 3 सेवाएं। एक आपकी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये 3 ही सेवाएं भारत में ऐसी हैं जो कैसी हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, या इन वर्ग के अधिकारी पूरे भारत में कार्य, किसी भी राज्य में कार्य कर सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। यहाँ आईएफएस से याद रखेंगे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय जो वन सेवा है। ठीक है, एक होती है आईएफएस, भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो फॉरेन सर्विस जो होती है वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है। वो लोग कहाँ, किसके अधीन काम करते हैं, संघ के अधीन काम करते हैं, और कहाँ जाते हैं, दूसरे देशों में काम कर सकते हैं, दिल्ली में काम कर सकते हैं। तो 3 ही सेवाएं, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, और भारतीय वन सेवा या फॉरेस्ट सर्विस। 3 सेवाएं कैसी, अखिल भारतीय सेवा। एक आर्टिकल बड़ा महत्वपूर्ण याद रखेंगे, 315 लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करता है। अगला देखेंगे भाग 14 का। अब देखिए फिर से वही बात आ गई कि ये मूल भाग नहीं है, इसका मतलब कैसे जोड़ा गया होगा 14 का। तो 14 का किसका वर्णन करता है, अधिकरण। ये 14 का भी जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और ये बात किसकी करता है, अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स। आप ऐसे समझिएगा कि ये जो सेवाओं में नियुक्ति हो रही है 14 के तहत, तो इन सेवाओं से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी है, तो वो डायरेक्ट अपनी नियुक्ति को लेके, ठीक है, सस्पेंड होते हैं, बर्खास्त होते हैं, तो कहाँ जा सकते हैं, अधिकरण। अर्ध न्यायिक अधिकरण का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि अर्ध न्यायिक संस्था होती है अधिकरण। ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरह तो नहीं, लेकिन न्यायालय की तरह इन अधिकरण को भी शक्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे आपने एक वो सुना होगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, एनजीटी एक्ट आया था 2010 में, तो उससे हरित पर्यावरण से रिलेटेड मामले जाते हैं। ठीक है, तो वो भी अधिकरण है। ये सेवाओं से रिलेटेड 14 का याद रखेंगे। आर्टिकल कौन सा है, 323 वाला, ये 323 का से लेकर 8 तक के प्रावधान है। अगला देखेंगे बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, कौन सा, 15, भाग 15 इससे संबंधित है। सीधे डायरेक्ट सवाल आएगा कि भाग 15 किससे संबंधित है, निर्वाचन, इलेक्शन से संबंधित। निर्वाचन आयोग भारत का है, इलेक्शन कमीशन, तो उसका वर्णन किस भाग में, भाग 15। आर्टिकल आप देखिएगा
324 से लेकर 329 तक का में निर्वाचन से संबंधित मामले होंगे। ठीक है, जैसे अक्सर सवाल आता है कि भारत का निर्वाचन आयोग होगा, कौन सा आर्टिकल कहता है या किस कौन सा अनुच्छेद भारत में निर्वाचन आयोग के गठन की बात करता है। तो याद रखेंगे 324 324 ये कहता है कि भारत का एक क्या होगा, निर्वाचन आयोग होगा, जो क्या निर्वाचन चुनाव से संबंधित मामले देखेगा। निर्वाचन आयोग अलग से पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण है, सवाल आते हैं। 16 अगला भाग देखेंगे। 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 16 क्या कहता है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ये कुछ वर्ग का मतलब क्या है, समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके बारे में विशेष उपबंध किया गया है आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक। जैसे एक फेमस आर्टिकल आप यहाँ देखते हैं 340 देखते हैं, तो 340 इनके बीच में 330 से 342 के बीच। तो 340 क्या कहता है कि भारत का एक पिछड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होगा या ओबीसी आयोग। कौन सा आर्टिकल, 340। तो देखिए कि 330 से लेके 331 है, 32 है, 33 है, तो ये सब आर्टिकल किसी न किसी विशेष वर्ग की बात करते हैं। चाहे SC वर्ग हो तो SC आयोग होगा, एक ST आयोग होगा। ठीक है, आंग्ल भारतीय सदस्यों की बात भी यही डिस्कस होगी, विस्तार से बाद में देखेंगे। ठीक है, कुल मिला के याद रखना है 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अगला भाग बड़ा महत्वपूर्ण है 17 किसकी बात करता है, राजभाषा। भाग 17 किससे संबंधित है, राजभाषा से, कि भारत की एक राजभाषा होगी। आर्टिकल 342 के बाद आप चालू करेंगे इसमें 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, जैसे आर्टिकल 351 क्या कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य है, राज्य को यह निर्देश देता है 351 कि राज्य या देश या राष्ट्र सरकार क्या करेगी, हिंदी के विकास का निर्देश दिया गया 351 के तहत। किसका, कि हिंदी भाषा का क्या किया जाएगा, विकास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ हो सकता है वो क्या होगा, हिंदी का विकास करना। हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा। चलिए अगला देखेंगे 18, डायरेक्ट सवाल आएगा 18 आपातकाल। ये जो आपात उपबंध है बड़े महत्वपूर्ण है, तो डायरेक्ट भाग देखो जो टॉपिक जो विषय आपको, अब देखिए अब कुछ लॉजिक भी होता है कि जो लगता है, अब जैसे निर्वाचन बड़ा महत्वपूर्ण है, राजभाषा बड़ा महत्वपूर्ण, तो इनसे रिलेटेड भाग भी महत्वपूर्ण होगा, इनसे रिलेटेड आर्टिकल भी महत्वपूर्ण होंगे, मूल अधिकार है, तो जाहिर सी बात है मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, तो उनसे रिलेटेड भाग और आर्टिकल दोनों महत्वपूर्ण होंगे। तो बहुत सारी चीजें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बहुत आर्टिकल है, बहुत सारे भाग हैं। तो भाग 22 पहली बात तो ज्यादा नहीं, आप याद कर सकते हैं, और भाग 22 भी नहीं तो 10-15 भाग ऐसे हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो तो कम से कम याद कर ही सकते हैं। भाग 18 देखेंगे, आपात उपबंध। आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो हमने बताया था जर्मनी से लिया गया। तो भाग 18 में इसका वर्णन है आपात काल का या आपात उपबंध का। आपातकाल से रिलेटेड जो भी प्रावधान है इनका वर्णन भाग 18 के तहत। और आर्टिकल कौन सा है, 352 से लेकर 352 से लेकर 360, तीन ही आपातकाल मैंने आपको बताए थे। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। ठीक है, तो आपका भाग 18 याद रखिएगा, 3 आर्टिकल तो जरूर याद रखने हैं। वैसे 352 से लेकर 360 तक इसका वर्णन है, आपातकाल के प्रावधानों का वर्णन देखने को मिलता है। भाग 18 तक आपने देखे आपात उपबंध। अब अगले भाग संख्या 19 में आते हैं कि भाग 19 में किसका वर्णन है, तो बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं। भाग 19 में का विषय क्या है, प्रकीर्ण या मिसलेनियस, अर्थात कुछ चीजों को, कुछ आर्टिकल को इसके अंतर्गत मिश्रित कर दिया गया है। प्रकीर्ण मिसलेनियस, कुछ चीजों को डाल दिया गया। कौन कौन से, 360 आपने वित्तीय आपातकाल देखा था, आपातकाल में 352 से लेकर 360 तक देखा था। तो अब कहां से शुरू हुआ आर्टिकल, 361 से लेकर 367 तक। आर्टिकल 361 क्या कहता है, राष्ट्रपति राज्यपालों को विशेष संरक्षण। ठीक है, तो वो चीज को मिसलेनियस करके डाल दिया गया। जैसे राष्ट्रपति राज्यपालों को विशेष संरक्षण का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि मीडिया, आम नागरिक प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं, ठीक है, किसी मंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं, किसी भी संवैधानिक पद के खिलाफ बोल सकते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे न्यायपालिका के खिलाफ आमतौर पे आपने देखा होगा मीडिया कुछ नहीं बोलती है, आम व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता। ऐसे ही राष्ट्रपति चूंकि संवैधानिक प्रमुख है भारत का और भारत का प्रथम नागरिक है, वैसे ही राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, राज्य का प्रथम नागरिक है। तो राष्ट्रपति राज्यपालों को विशेष संरक्षण दिया गया और इनके विरुद्ध सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं होती और इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं। तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं। अगला भाग बड़ा महत्वपूर्ण है, कौन सा, भाग नंबर 20 अक्सर आता है। भाग 20 किससे संबंधित है, याद रखेंगे, संविधान संशोधन। भाग 20 का वर्णन
भाग 20 में किसका वर्णन है? संविधान संशोधन का। संविधान संशोधन की प्रक्रिया वगैरह क्या हुई। तो 367 आपने समाप्त किया तो कहाँ गए हम? 368। तो आपको न तो भाग 20 भूलना है, ना आर्टिकल 368 भूलना है, ना संविधान संशोधन भूलना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। भाग 20 में किसका वर्णन है? संविधान संशोधन का। आर्टिकल 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, अगले भाग पे आते हैं। भाग नंबर 21, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपवन। अस्थायी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अस्थायी संक्रमणकालीन पूरे वक्त के विशेष उपवन। आर्टिकल कौन सा है? 368 के बाद शुरू होगा, 369 से 392 तक। अच्छा ये अस्थायी, देखिए जैसे आपने एक आर्टिकल देखा होगा 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का क्या दिया गया? दर्जा और विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए किए गए। अभी आपने देखा होगा कुछ महीने पहले कि धारा 370 या आर्टिकल 370 को क्या किया गया? समाप्त किया गया। अर्थात 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, वो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब देखिएगा एग्जाम्पल क्यों समाप्त हो गया, क्या लिखा हुआ? अस्थायी। जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ तो कुछ कंडीशन ऐसी थी कि कुछ शर्तें ऐसी वहां के महाराज ने रखी कि भारत को कुछ विशेष छूट, विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ा। ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर हम किसी दिन अलग पढ़ेंगे, जब भारत को पढ़ेंगे, भारत का सामान्य परीक्षा पढ़ेंगे, तब हम कभी जम्मू कश्मीर, जब राज्यों का डिस्कस करेंगे तो जम्मू कश्मीर का डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या प्रावधान थे, कैसे विलय होता है। अभी टॉपिक चूंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है तो उसको ज्यादा डिस्कस न करके हम देखते हैं कि धारा 370 कैसे समाप्त हो गई। देखिए प्रावधान क्या? अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपवन। तो अस्थायी, अभी देखिए ये अस्थायी की जगह भाग 21 में क्या लिखा होता? स्थायी। क्या लिखा होता? स्थायी। तो आप धारा 370 को समाप्त नहीं कर सकते थे, चूंकि अस्थायी लिखा है, कुछ समय के लिए प्रावधान होने था, तो इसलिए इसको क्या किया गया? समाप्त। अगला भाग देखते हैं, भाग नंबर 22। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी देखेंगे क्या है। संविधान का संक्षिप्त नाम। ठीक है, संविधान का संक्षिप्त नाम प्रारंभ कहां से होगा? हिंदी में प्राधिकृत पाठ। आर्टिकल आपके देखिए 392 तक यहाँ समाप्त हुआ। तो कौन से बचे? 93, 94 और 95। तो 393 से लेकर 395 का वर्णन भाग 22 में। जैसे आर्टिकल 393 ही कहता है कि भारत के, देखिए लिखा है क्या? संक्षिप्त नाम, कि भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा। तो याद रखिए भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है? भारत का संविधान। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 22 भाग देखे और इन 22 भाग में हमने साथ साथ ये भी बताने का प्रयास किया कि कौन कौन से आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अच्छा एक चीज देखिएगा, कुल भाग कितने हमने बताए थे? मूल भाग संविधान में जो मूल भाग थे वो कितने हैं? 22। संख्या की दृष्टि से कितने बताए? 26। अर्थात 4 भाग आपने देखे कि 4 भाग जुड़े। कौन कौन से जुड़े? एक पहला 4 का जोड़ा, फिर 9 का जोड़ा, फिर 9 का जोड़ा, और एक कौन सा जोड़ा? चौथा 14 का। तो 22 और 6 कितने हो, सॉरी 4 कितने हो गए? 26। अब देखिए, अब कुछ एग्जाम, मान लीजिए सवाल, किसी एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए कि कुल भागों की संख्या है, ऑप्शन में ना 22 नहीं है, क्या हो? 23, 24, 25 और 27 है, मान लो 26 का ऑप्शन क्या है? गायब। तो फिर आप क्या लगाएंगे? 22 होता तो आपको पता है कि मूल भाग कितने? 22 है। अब यदि संख्या की दृष्टि से पूछता है और ये पूछ लेता है कि कुल कितने भाग हैं और ऑप्शन में क्या हो? 26 ना हो, तो उत्तर में जैसे 25 है, क्या है? 25। तो आप क्या मानेंगे? 25। क्यों? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, जब आपने पढ़ा था भाग नंबर 7, कि भाग 7 को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन हो रहा है 1956 में, और उसके तहत भाग 7 में कुछ राज्यों का जिक्र था, उनको क्या किया गया? समाप्त। ठीक है, तो कुल भाग कितने हो सकते हैं? मूल भाग 22, संख्या की दृष्टि से 26, ऑप्शन में 26 नहीं है तो 25 है, तो आप 25 लगा दिए। ठीक है, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक था, एक दो सवाल जरूर आते हैं, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। यदि संविधान के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो भाग से रिलेटेड आ सकते हैं, आपके लिए बड़ा आसान है। आप देखिए इसको, तो आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, चलिए देखते रहिए वीडियोस को और लाइक करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जिन बच्चों ने न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन वाला, नोटिफिकेशन वाला जो घंटी वाला चिन्ह उसको जरूर दबा लें,
ताकि आपके पास कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध हो जाए। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।